नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। मुझे लगता है आप में से सबको ये वीडियो वॉच करनी चाहिए। और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में 3 नए आपराधिक कानून जो आज से हुए हैं लागू, बेसिकली 1 जुलाई से लागू हुए हैं। जानिए क्या क्या बदल गया है। आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सबको पता होना चाहिए, जिससे अगर हमारे पास कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम ऐसे अपराधों का सामना करते हैं, तो हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी सोमवार से देश में लागू हो गए हैं। इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित किया गया था। इस विधेयक को दोनों सदनों के से पास करते समय सिर्फ 5 घंटे की बहस की गई थी, और ये वो समय था जब संसद से विपक्ष के 140 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए थे। उस समय विपक्ष और कानून के जानकारों ने कहा था कि जो कानून देश की न्याय व्यवस्था को बदल कर रख देगा, उस पर संसद से मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस ने लीफलेट ट्वीट किया है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को लेकर नए कानून में क्या बदलाव हुए हैं। महिलाएं, मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी माता, प्लीज़ आप लोग अपने कानून तो एटलीस्ट जान लीजिए। आज से ये नए कानून देश में लागू हो गए हैं, जबकि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून का विरोध किया है। रविवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारें भारतीय सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र हैं। सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा, छिनैती के लिए 3 साल तक की जेल, यूएपीए जैसे आतंकवाद रोधी कानूनों में भी इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर में 650 से ज़्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को ये नई व्यवस्था अपनानी है। अब से संज्ञेय अपराधों को सीआरपीसी की धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। आज नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या क्या बदलेगा। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और आपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस के एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। ज़ीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन ही की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी के से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सज़ा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। इससे पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग अलग कानून थे। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सज़ा होगी। व्याभिचार और धारा 377, जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 377 को पूरी तरह हटाना सही नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अप्राकृतिक सेक्स के अपराधों में किया जाता रहा है।
जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना। अब सिर्फ मौत ही सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे। अब खुद अपराधी को ही याचिका दर्ज करनी होगी अगर वो बचना चाहते हैं तो। डर, आशंकाएं और आपत्ति। कानूनों को लागू किए जाने से एक सप्ताह पहले विपक्ष शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु को के स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कानूनों को लागू न करने की मांग की थी। तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस कानून के नाम पर भी आपत्ति जताई थी कि कर्नाटक और तमिलनाडु का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए। देश की जानी मानी अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होगा तो हमारे सामने बड़ी न्यायिक समस्या खड़ी होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभियुक्त की जिंदगी और आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री के साथ साथ देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के सार्वजनिक रूप से अपील की है कि वो तीनों आपराधिक कानूनों पर तब तक रोक लगा दें जब तक कि उन पर और चर्चा नहीं हो जाती। उनका कहना है कि एक बार फिर से बारीकी से विचार किया जाए। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, कानून का मूलभूत तत्व है कि कोई भी तब तक सजा का पात्र नहीं है जब तक उसने वो काम तब ना किया हो जब वैसा करना अपराध था। इसे कानून की भाषा में सब्सटेंसिव लॉ यानी मूल कानून कहते हैं। अब जो पहले अपराध नहीं था आज अपराध बन गया है। ऐसे में ये कानून तभी लागू होगा जब आपने वो अपराध इस कानून के लागू होने के बाद किया है। लेकिन हमारे प्रक्रियात्मक कानून यानी प्रोसीजर लॉ, जिसे अब तक हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते थे, वह ऐसे काम नहीं करते हैं। अतीत में हमारे पास कई ऐसे फैसले होते हैं जिनके जरिए हम ट्रायल को आगे बढ़ाते हैं। कानूनों की व्याख्या अतीत में हुई है तो हमारे लिए कानूनों की उस प्रिज्म से देखने की सहूलियत है। 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुआ है उन पर पुराना सब्सटेंटिव लॉ लगेगा और 1 जुलाई के बाद के अपराध के लिए नया कानून लागू होगा। लेकिन कोर्ट में सुनवाई नए कानून से होगी या नए प्रक्रियात्मक कानून से, इसे लेकर तनातनी बनी रहेगी। मुझे लग सकता है कि नए कानून मेरे प्रति भेदभाव कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि मेरा ट्रायल पुराने प्रक्रियात्मक कानून के तहत हो। इस कानून की दिक्कतों को लेकर वे कहती हैं, भारतीय दंड संहिता 1.5 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है और दंड प्रक्रिया संहिता को भी 1973 में संशोधित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी न्यायिक व्याख्या की है और इसलिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हमारे पास निश्चितता है। नए कानून के लिए उस स्तर की निश्चितता हासिल करने में 50 साल और लगेंगे। तब तक मजिस्ट्रेट को यह नहीं पता होगा कि उसे क्या करना है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कानून के किसी विशेष प्रावधान पर फैसला नहीं लेता और देश में सैकड़ों और हज़ारों मजिस्ट्रेटों में से हर मजिस्ट्रेट कानून की अलग अलग व्याख्या कर सकता है। ऐसे में एक रूपता होगी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में फंसेगा कौन? वो जो अभियुक्त है। मूल चिंता यही है कि अभियुक्त के साथ क्या हो रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि जब यह सब स्पष्ट हो रहा होगा तो अभियुक्त जमानत पर होगा? कानून के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। सवाल ये भी है कि क्या आपने बैकलॉग में जो केस पड़े हैं उनके बारे में सोचा है? क्या उन्हें भी ध्यान में रखा गया है? इंदिरा जयसिंह ये भी कहती हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने भी नए आपराधिक कानूनों को संविधान का मजाक बताया है। सीतलवाड़ ने भारत के नए आपराधिक कानून सुधार या दमन विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को बोलते हुए कहा, ये कानून संविधान में निहित अधिकारों का मजाक उड़ाते हैं। इन कानूनों को पारित करने से पहले विस्तृत चर्चा की ज़रूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीतलवाड़ का कहना है कि ये कानून लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ताने बाने के खिलाफ है और हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ते कदम की तरह है। ये कुछ विचार हैं जो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रखे हैं। अब इस पर
अभी भी चर्चाएं होंगी गाइस। आपको पता है ये इंडिया है, यहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएं तो शायद हम आज डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कैटेगरी की कंट्री होते। सो यहाँ इंडिया में इतनी आसानी से कोई चीज़ें इतनी जल्दी होती नहीं हैं। सो अभी इनमें चेंजेस तो हुए हैं, देखते हैं कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये भी देखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।